तो हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। तो आज की क्लास के अंदर एक बढ़िया शानदार टॉपिक कौन सा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये शुरू करते हैं हम। अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या ज़मीनी हकीकत रियल लाइफ में भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पाया जाता है या सिर्फ हवा हवाई बस थ्योरी में ही पढ़ रहे हैं? तो बहुत पाया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत बार बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी नामी गिरानी कंपनी भी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रही होती है। क्या मतलब है इस टॉपिक का? क्या ये कहता है? अकाउंटिंग कंटेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का? हम तो लिमिटेड बातें सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ही करेंगे। हालांकि लीगल बातें बहुत हैं इसके अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना। काफ़ी सारी कानूनी बाधाएं आती हैं बीच में, और वो क्यों, तो वो तो जैसे इस टॉपिक का मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे, मीनिंग हम जानेंगे, तो खुद ब खुद आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों आती होंगी कानूनी बाधाएं इस चीज़ के अंदर। तो खैर, जो कानूनी यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कंपनी लॉ के मैटर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग टॉपिक को डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं जी, ठीक है जी, मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी, पहली बात तो कंपनी को छोड़कर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में ये टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, तो सिर्फ कंपनी फॉर्म के केस में ही की जाएगी ये वर्ड यूज़। कई बार अगर कोई कंपनी सालों साल उसकी हालत खस्ता हो रही है, पुअर परफॉर्मेंस पे पुअर परफॉर्मेंस होती जा रही है, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, बहुत कोशिश उसने कर ली, अलग अलग तरीके उसने अपना लिए कि वो खुद को रिवाइव अप कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहे, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं अब ऐसी सिचुएशन में? क्या होता है बताओ, क्या होता है? 12वीं क्लास में भी ऑल्दो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इससे मिलता जुलता, कि कई बार कोई पार्टनरशिप फर्म अगर लगातार लॉस पे लॉस झेलती चली जाए, तो अक्सर क्या करेंगे आखिरी में जाके, हैं बताओ क्या करेंगे? डिसोल्यूशन कर देंगे, बिजनेस को बंद कर देंगे, सीधी सी बातें हैं, ठीक है जी। तो बस यहाँ पर भी आमतौर पे तो यही होता होगा कि अगर कोई भी कंपनी लॉस पे लॉस खाती जा रही है, तो उठा के क्या कर देंगे, उसका कर देंगे लिक्विडेशन। हालांकि क्या लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन में कोई अंतर है? तो नहीं, कुछ खास नहीं, बस फर्म के अंदर डिसोल्यूशन वर्ड यूज किया जाता है और लिक्विडेशन कंपनी के केस में यूज किया जाता है वर्ड। और लिक्विडेशन का सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि अब के बाद से कंपनी होने जाने वाली है बंद, सारे के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, सारी की सारी लायबिलिटी का निपटारा कर दिया जाएगा, सारे के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, सारी की सारी लायबिलिटी का निपटारा कर दिया जाएगा। और वो कौन सी लायबिलिटी होती है आमतौर पर? अब तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेयर होल्डर का जितना भी उन लोगों ने पैसा लगाया होगा वो पैसा वापस करने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा जो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा है वो वापस करने की कोशिश करेंगे हम। हालांकि मैं ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कामयाबी मिलती ही नहीं है कामयाबी मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं, वो भी अभी थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। तो डिबेंचर होल्डर लोगों का पैसा वापस करेंगे, जितनी भी बैंक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ रही है, जैसे शेयर्स की फॉर्म में या डिबेंचर की फॉर्म में, या कंपनी ने अगर कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जो बैंक वाले हैं वो हमारे लेंडर कहलाएंगे, तो उनका पैसा वापस करेंगे हम। कंपनी के अगर कोई क्रेडिटर लोग होंगे तो उनका भी पैसा वापस करेंगे हम, लेकिन वापस करने की कोशिश करेंगे हम, पैसा वापस कर नहीं पाते। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। अगर भाई डिसोल्यूशन करना है, बिजनेस बंद करना है, कर दो, कोई समस्या नहीं है। ऐसा मतलब बहुत भी ज़्यादा कोई आफत नहीं आ जाएगी, दुख की बात तो है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपनी के केस में बड़ी दिक्कतें हैं आमतौर पर, क्योंकि यहाँ हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिस्कशन कर रहे हैं हम पब्लिक कंपनी के केस में। वो पब्लिक कंपनी जिसके शेयर होल्डर कोई एक आधे तो नहीं, हज़ारों में है, वो पब्लिक कंपनी जिसके अंदर तो पता नहीं कितने हज़ारों शेयर होल्डर लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो पब्लिक कंपनी जिसने मार्केट में अपने शेयर लिस्ट किए हुए हैं। ऑब्वियसली जैसे ही भाई लिक्विडेशन कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। पहले तो कंपनी फैसले लेती है कि लिक्विडेशन करेंगे, सोचती समझती है लिक्विडेशन करेंगे, रेजोल्यूशन पास करती है, बीओडी मीटिंग बिठाती है, बाद में शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग या ईजीएम बिठानी हो उन्हें वो करेगी। मतलब एकदम से कोई आज सोचा और कल लिक्विडेशन हो गया, ऐसा तो नहीं है। और ये सारे प्रोसेस के बीच में क्या मार्केट में न्यूज़ भी पहुंच जाती है कि हाँ भाई कंपनी तो लिक्विडेट होने जा रही है, तो हाँ मार्केट में न्यूज़ तो तुरंत फैल जाती है। इवन न्यूज़ फैलाने से पहले ही न्यूज़ ऑलरेडी फैल चुकी होती है। और जैसे ही कंपनी की लिक्विडेशन की न्यूज़ अगर मार्केट में फैल गई, तो सोचो कंपनी के शेयर के भाव का क्या होगा, कंपनी के डिबेंचर्स के भाव का क्या होगा, क्या उनकी मार्केट वैल्यूएशन पे कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? तो आ जाएगा। और कैसा, पॉजिटिव या एडवर्स? बहुत भारी भरकम एडवर्स इंपैक्ट आएगा। अगर शेयर का प्राइस यहाँ था तो धड़ाम से गिरकर नीचे पहुँच जाएगा, जिससे कि शेयर होल्डर लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। और एक कॉमन दिक्कत जो पार्टनरशिप के अंदर भी होती है ज़्यादातर,
कौन सी कॉमन दिक्कत? कि जैसे ही मार्केट के अंदर ये बात पहुंच जाती है कि ये कंपनी, ये फर्म बंद होने जा रही है, तो भाई जितने के आपके एसेट्स होते हैं क्या उतने में सेल होने वाले हैं? नहीं, हर कोई मजबूरी का फायदा उठाता है, दुनिया का दस्तूर है। तो जितने बुक वैल्यू के आपके एसेट होते हैं वो उतने में सेल ही नहीं होते, बहुत कम में सेल हो रहे हैं। आपकी बुक्स में नजर आ रहे हैं 200 करोड़ के एसेट्स, बट क्या आपको मिलने वाले हैं 200 करोड़ रुपए? बट जब आप उन्हें सेल करने के लिए जाओगे तो 200 करोड़ से बहुत बहुत कम पैसा मिलने वाला है आपको। और यही कारण है कि भाई ये जो है आपकी लायबिलिटीज हैं, इनको पे करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, काफ़ी कम पेमेंट आप कर पाते हो। और इसमें भी सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है? भाई जैसे ही हम एसेट्स को बेच देते हैं, पैसा वैसा आ जाता है, तो क्या मतलब सबको क्या एक लाइन में खड़े कर देते हैं कि हाँ तुम शेयर होल्डर यहाँ खड़े हो जाओ, डिबेंचर होल्डर यहाँ, क्रेडिटर यहाँ, और सबको बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया? ना 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 ना। सबसे पहले बताओ किसी पेमेंट मिलेगी? सबसे पहले तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेमेंट मिलेगी। इंटरनल्स की बारी तो बाद में आएगी। इंटरनल मतलब अपने ओनर लोग, ओनर मतलब शेयर होल्डर लोग। ठीक है जी, फैन की स्पीड स्लो कर दो थोड़ी सी, ये कैमरा हिलता रहता है। अब नहीं हिलेगा ये। इंटरनल लोगों की बातें तो बाद में आएंगी, शेयर होल्डर्स की बातें तो बाद में आएंगी, उनको तो पेमेंट बाद में की जाएगी। यानी कि ये बेचारे जो लोग हैं जिनका तो वैसे ही मार्केट में शेयर के दाम धड़ाम हो चुके होंगे, इनका तो वैसे ही है, रातों की नींदें अब कैसी हो गई होंगी सोच ही सकते हैं। तो बेसिकली इनकी तो बारी बहुत बाद में आएंगी और आमतौर पे तो पैसा बचेगा ही नहीं इनके लिए। आप एसेट्स से बेचकर वैसे ही पैसा नहीं आ पाता, ठीक है जी। डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं चुका पाओगे, लेंडर लोगों को नहीं चुका पाओगे, और अगर एक बार को चुका भी दिया तो शेयर होल्डर लोगों के लिए तो पैसा नहीं बचेगा। पहली तो दिक्कतें भरी बात ये है। अगली और मेन बात कि आमतौर पर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं या नहीं? हाँ जी, क्योंकि यहाँ जितनी भी हम ज़्यादातर बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पार्टनरशिप फर्म ठीक है, कंपैरेटिवली एक छोटा लेवल ऑफ बिजनेस है। यही कारण है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाती, नहीं बनाती। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उसके ऊपर डिपेंड हो रहे होंगे वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन एक कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किसी में 2000 हैं, किसी में 40,000 हैं। जो बहुत बड़ी कंपनी होंगी उसमें कई बार लाखों में भी होते हैं एम्प्लॉयज़। तो आमतौर पर अगर कोई कंपनी बंद होती है तो क्या उसका इकोनॉमी पर, देश पर भी फर्क पड़ता है या नहीं? तो हाँ जी पड़ेगा। एक देश के अंदर कोई एक बड़ी कंपनी अगर अचानक से वो लिक्विडेट होने जा रही है तो उस कंपनी का तो नुकसान है ही है। उसके स्टेक होल्डर, ये सब कौन है? शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं कर रहा, स्टेक होल्डर मतलब जिनकी रुचि, जिनका इंटरेस्ट होता है किसी ना किसी तरह से उस कंपनी में, तो उन सभी स्टेक होल्डर का तो नुकसान है ही है, साथ ही साथ पूरी देश का नुकसान है। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ सकता है, देश के अंदर जो वहाँ की स्टॉक मार्केट है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, और अगर वो एक बड़ी कंपनी हुई तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश ही कर जाए। तो कुल मिला के मुद्दे की बात जो मुझे समझानी है कि हाँ, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ये बातें कि हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है, कंपनी लॉस पे जा रही है, कर दो बंद कंपनी को बंद करना कोई इतना आसान काम नहीं, और आमतौर पर ये रास्ता नहीं अपनाया जाता। क्या कंपनी लिक्विडेट होती है? आमतौर पे नहीं, बहुत रेयरली होती है, क्योंकि अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं और फार रीचिंग इम्पैक्ट, जिनका इम्पैक्ट सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक देखने को मिलता रहता है उस कंट्री के, उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को भी, और साथ ही साथ कंट्री पर भी उसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो अपनाया जाता है एक दूसरा रास्ता। ये तो अल्टरनेटिव नंबर 1 था। अगर कंपनी जा रही है लॉस में तो भैया एक रास्ता ये है जो रास्ता हम अपनाएंगे नहीं आमतौर पे कभी भी। हालांकि क्या कोई कंपनी लिक्विडेट ही नहीं होती? हो जाती है भाई। छोटी कंपनी, टुच्ची कंपनी, प्राइवेट कंपनी, छोटी सी कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम, लॉस पे जा रही है, कर दो बंद, हो गई कहानी खत्म। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाने की। लेकिन अगर आप हो एक बड़ी कंपनी, आपके पास हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़, आपके हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर, तो तब उस सिचुएशन में अगर आप सालों से लॉस पे लॉस खा रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप अल्टरनेटिव नंबर 2 अपनाते हो, जो है इस चैप्टर का नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या इस चैप्टर के नाम से हम इसका कुछ मीनिंग समझ सकते हैं? हाँ जी, हम समझ सकते हैं। इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर से। रिकंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से बनाना। फिर दोबारा से क्या बना रहे हैं हम? कंपनी को। तो हम कंपनी का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन,
और टिल द वेरी एंड सारे काम काज करने का तरीका, सारे काम करने वाले लोग, उनको ही बदल के रख देंगे। क्या एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है? नहीं, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को उठा के पटक देंगे, मतलब बदल देंगे। कंपनी का टर्न अराउंड करना है, टर्न अराउंड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। ऐसे तो कर दिया, ऐसे ये होता है टर्न अराउंड। मगर कंपनी के केस में अगर बोल रहे हैं कि उनके काम करने का तरीका टर्न अराउंड कर देंगे, तो इसका मतलब है कि एक एक चीज़ जो की होगी, पहले वो जिस तरह से काम किया करते थे अब नहीं करेंगे उस तरह से, अब तो कुछ और ही करने वाले हैं, नया तरीका बनने वाला है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पहला, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने वाले हैं। पहली चीज़, वो लोग जिस तरह से जिस मिशन और विजन के बेसिस पे काम करते थे, अब वो मिशन और विजन भी शायद उस कंपनी का बदलने वाला है। कंपनी पहले जिन जिन बातों को ज़्यादा फोकस किया करती थी, अब पहले के मुकाबले कुछ दूसरी बातों को अब वो फोकस किया करेगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब है, जैसे कई बार होता है ना, हम जोश में आते हैं, अब एक नया सवेरा, नई शुरुआत, नया विजन, नई सोच, नई उमंग, नया साल, अब तो करेंगे अच्छे से पढ़ाई। तो ये कुछ वही वाली है बातें हैं। कंपनी का पुनर्जन्म होता है एक तरह से, बिल्कुल एक नए लेवल पर, नई तरीके से। हालांकि भाई ठीक है, टर्न अराउंड हम कर देते हैं, सब कुछ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बीओडी होंगे, वो हमारे चेंज हो जाते हैं, जो स्ट्रेटजीज होंगी वो हमारी बदल जाती हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ इतना ही किया, कितना ही किया कि डायरेक्टर बदल दिए, नए रख दिए, सभी काबिल डायरेक्टर रख दिए, काम करने का तरीका बनाया, शानदार बनाया, बेहतर बनाया, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही बदलाव किया, तो खुद जरा सोच के देखो, अगर अच्छे से अच्छे लोगों के ऊपर अच्छे आपने तरीके उन्हें बना के दे दिए हैं कि हाँ भाई आप इस तरीके से काम करो, लेकिन अगर उनके ऊपर पहले से ही इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि एक अच्छे से अच्छा काबिल सीईओ आपने जो कि है अपॉइंट किया, और फिर उसे बोल दिया ये कंपनी ना 2000 करोड़ के नुकसान में है और इसे प्रॉफिट में लेके आना है आपको, तो बड़ी भारी भी दिक्कतें हो जाएंगी। ओब्वियसली अच्छे से अच्छे सीईओ के लिए भी, काबिल इंसान के लिए भी वो इतना आसान नहीं रहेगा कि माइनस के 2000 करोड़ को है प्लस के 2000 या मतलब वट एवर करोड़ वो बना पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर सपोज करो कहें कि भाई ये तो बिल्कुल ही फ्रेश कंपनी है, नई कंपनी है और आपको इसे प्रॉफिट में लेके जाना है, आप काबिल हो, आप बेहतर हो और हम आपको नए तरीके बता रहे हैं काम करने के, तो ठीक है जी, आप अच्छे से काम करके चलो, तो ठीक है, वो शायद उस काम को तो कर पाएगा। लेकिन अगर पहले से ही कंपनी की दूर से दुर्गति हो चुकी है, माइनस के 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ के नुकसान में कंपनी चल रही है, और फिर उसे उस कंपनी को ऊपर उठाना है, तो हाँ उठा तो लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। होने को हो सकता है जैसे पहले लॉस पे लॉस चल रहे थे, बाद में भी लॉस पे लॉस ही कंटिन्यूड रहे। तो ऐसे में फिर करते क्या है, कुछ नहीं, बड़ा आसान, जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए हैं, जो नया काम करने का तरीका आया है, एक जो नई सुबह हुई है, तो उस नई सुबह में जो पुरानी लाइबिलिटीज थी, जो पुराने लॉसेस थे, वो जो पुराने लोग, कौन लोग, ये लोग हैं ना, ये पैसा मांगते रहते हैं, ये शेयर होल्डर लोग, ये डिबेंचर होल्डर लोग, ये लेंडर लोग, ये क्रेडिटर लोग, तो हम इन सब को कहते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं हम इनसे। क्या करते हैं हम रिक्वेस्ट, वो सबसे करते हैं हम ये रिक्वेस्ट हैं, सबसे करेंगे, शेयर होल्डर लोगों से करेंगे कि हे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर लोगों से करेंगे हे डिबेंचर होल्डर, और जितने भी बैंक वगैरह हैं जो हमारे लेंडर बन बैठे हैं, जिन्होंने हमें लोन वगैरह दिया हुआ है, या जो क्रेडिटर भाई लोग हैं हमारे, तो उन सभी से ही एक कॉमन रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जितना आपका पैसा बनता था, प्लीज हमारा पैसा माफ कर दो हमारा पैसा माफ कर दो। हालांकि हमारा पैसा माफ कर दो तो इसमें तो इन लोगों का तो नुकसान है, हम क्यों कर दो हमारा पैसा माफ है, हम क्यों कर दे, बताओ, कोई दान वाली बातें चल रही हैं, तो हम तो नहीं करेंगे। तो टेक्निकली हम बोलते भी नहीं फिर ऐसा कि हाँ हमारा पैसा माफ कर दो, हम कहते हैं कि आप अपना क्लेम, जितना भी आपका क्लेम है, भाई अगर बैंक वालों ने 10 लाख का लोन दिया हुआ है, तो अगर आपका जो भी क्लेम है वो थोड़ा तो कम कर दो, क्लेम रिड्यूस कर दो जितनी हद तक हो सके। हालांकि वो बात है क्या उसमें भी उन लोगों का नुकसान है या नहीं, तो हाँ नुकसान है, ओब्वियसली नुकसान है। बैंक वालों से हमने 10 लाख का लोन लिया था, तो लेंडर लोगों का क्लेम कितना है, 10 लाख रुपए का, हम कह देंगे 3 लाख से कम कर दो, है वो कहेंगे अच्छा ठीक है ओके कर देते हैं, मगर इसमें तो हमारा नुकसान है, 3 लाख से कम क्यों कर दें हम। तो हम एक बात तो ओब्वियसली बात है ये कह सकते हैं कि खुद सोच के देखो, अगर आप क्लेम नहीं करोगे कम, ढीठ की तरह अड़े रहोगे, तो भाई हम इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नए डायरेक्टर आ गए हैं, नई तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले से अगर इतना सारा बोझ रहेगा तो फिर वापस नुकसान में जाएंगे, तो
अच्छा लगेगा आपको कि कल को हमारी कंपनी बंद हो जाएगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी फिर एसेट से पैसा आ नहीं पाता सफिशिएंट, फिर आप ही लोगों का नुकसान है, आप लोगों को पता नहीं हम पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो क्या ज़रूरत है इस रास्ते पे हमें धकेलने की? जब आपको नुकसान झेलना ही है इधर, तो इधर झेल लो ना, कंपनी भी जिंदा रहेगी, आपका क्लेम भी थोड़ा ही तो कम करने को कह रहे हैं, थोड़ा ही तो कम करने को कह रहे हैं, तो थोड़ा क्लेम कम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें भी कई बार हम क्या करते हैं, हम लालच दे देते हैं। लालच कैसा दे देते हैं कि हम बैंक वालों से कहते हैं कि भाई हमने जो फिलहाल लोन लिया हुआ है, ये वाली बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी, हमने जो लोन लिया हुआ है वो 10% का लिया हुआ है, सपोज करो 10% का लोन है 10 लाख रुपए का, तो हम उन्हें एक लालच देते हैं, क्या कहते हैं, और ये 10% लोन मतलब कि अभी तक हम लोन पे इंटरेस्ट चुकाया करते थे 10% के हिसाब से, तो हम उन्हें कहते हैं कि एक काम करो, आप अपना क्लेम कम कर लो, यानी आप 3 लाख से क्लेम कम कर दो और लोन की अमाउंट को सिर्फ 7 लाख बना दो। इससे लेंडर्स का क्या हो रहा है, फायदा है नुकसान? नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दूसरी तरफ ना इंटरेस्ट की परसेंटेज बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आगे से भाई एक तरफ आपका अगर नुकसान हो रहा है, आपका क्लेम कम करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपका फायदा भी तो करवा रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में आपको ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं फिर वो भी एग्री हो ही जाते हैं इन बातों के लिए। और यही सेम टू सेम बातें आमतौर पर हम चिपका सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स को भी, कि हाँ भाई आपके जो पुराने डिबेंचर थे वो 12% के थे, आप अपना क्लेम थोड़ा सा कम कर लो, सीधी सी बात है, हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि ये रास्ता किसी को पसंद नहीं, ना ये लैंडर्स को पसंद, ना ये डिबेंचर होल्डर्स को पसंद, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा नुकसान तो शेयर होल्डर्स का है। ज़्यादातर रियल लाइफ में भी जो लेंडर्स होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, उन्हें तो फिर भी इंटरेस्ट का लालच देना पड़ता है हमें कि हाँ आप अपना क्लेम कम कर लो, आपका इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं हम। लेकिन ये जो ये शेयर होल्डर है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ये तो ओनर लोग हैं, इन्हें तो सीधा बोल देते हैं आपकी शेयर कैपिटल खत्म, मतलब कम। और यहां कोई वो बात नहीं चल रही कि हम आपका डिविडेंड का रेट बढ़ा देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो ओनर है, इन्हें तो वैसे ही पता है कि अगर लिक्विडेशन होगा तो सबसे भारी नुकसान इन्हीं का होगा, क्योंकि इन लोगों को तो वैसे ही सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, और सबसे आखिरी में खड़े हैं लाइन में, ये क्या इन तक पैसा पहुंच भी पाता है? आमतौर पर इन पे तो वैसे ही नहीं पैसा पहुंचता। तो ये रास्ता सबसे ज्यादा खराब तो इन्हीं लोगों के लिए। तो इन्हें तो सीधा कह देते हैं आपकी शेयर कैपिटल कितने की है, मतलब एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, जाओ आज के बाद से खाली 4 रुपए का रह गया, वो 6 रुपए कहाँ गए? क्या उन लोगों ने जमा कराए होंगे कंपनी में? है नहीं तो ऑब्वियसली जमा कराए होंगे। अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो हर एक शेयर के लिए हर एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए जमा कराए होंगे, लेकिन आज के बाद से कंपनी कह रही है आपके शेयर जाओ, रह गए 4 रुपए के, 6 रुपए कहाँ गए? हवाई गायब हो गए। और शेयर होल्डर लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, क्या ही कर सकते हैं। टेक्निकली तो शेयर होल्डर खुद ही ये डिसीजन लेते हैं अपनी जनरल मीटिंग में, क्योंकि एक कंपनी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो शेयर होल्डर ही तो लेते हैं। देखो अब ये चीज़ें करनी इतनी आसान नहीं है, कानूनी बाधाएं, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, बहुत हैं इन चीज़ों के अंदर कानूनी बाधाएं। आ जाओ जी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अकाउंटिंग टॉपिक को पढ़ना होता है, और मेन बात यहाँ पर यही निकल के आती है कि यहाँ पर ये जितने भी हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको कि हम एक वर्ड के अंदर बोलें तो लायबिलिटीज़ हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, मेनली यहाँ पर मेरी लायबिलिटीज़ कम हो रही होती हैं, सारी की सारी जो भी मेरी लायबिलिटीज़ हैं वो मेरी कम हो रही होती हैं। और लायबिलिटी जब कहीं भी कम होती है तो क्या हम जानते हैं या नहीं कि लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है? बताओ क्या होती है? डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? तो ये तो हम बचपन से 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लायबिलिटी जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और अगर बढ़ती हैं तब तो डेबिट की जाती है। तो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर कुछ होने वाला है तो बस लायबिलिटी खत्म होने वाली है। क्या एसेट्स में भी कोई बदलाव होगा? हाँ, कभी कभी कुछ बदलाव हो जाएगा। तो देखते हैं अकाउंटिंग इसका कंटेक्स्ट क्या है। फिलहाल के लिए तो जो मीनिंग था आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये यही था, और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मीनिंग क्लियर करते हैं ना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, आखिर यहाँ होने क्या वाला है, तो अकाउंटिंग तो चुटकी का खेल है। अकाउंटिंग में कोई खास बड़ी बातें नहीं है, लिमिटेड बातें होने वाली है, उसका एक बार बस पैटर्न समझना है और बात हमारी यहीं खत्म हो जाएगी।